Hello everyone and welcome back once again in another session of statistics. So last वीडियो में हमने statistics का presentation of data यानी कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण इस चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। मुझे उम्मीद है कि वो इंट्रोडक्शन वाला कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक वो इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज पहले उसे जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो सेशन रहेगा, वो जो लास्ट वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे ना, टैबुलर प्रेजेंटेशन के एक टेबल के, तो उसी पर बेस्ड है मेरा आज का ये सेशन। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक कवर किया है। तो देखते हैं कि आज के हमारे इस सेशन में क्या है। देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने अभी तक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें टेक्स्ट का, शब्दों का इस्तेमाल कर कर हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, ये कंसेप्ट हमने किया था। देन उसके बाद हमने सेकंड वन देखा था कि टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आपको समझाया गया था कि रोज एंड कॉलम्स के जरिए किस तरह से आंकड़ों को, न्यूमेरिकल फिगर्स को, डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि वो जल्दी से, आसानी से समझ में आ जाए, पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या कहना चाहती है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। हमने कंपोनेंट्स देखे थे, तो उन्हीं कंपोनेंट्स के आधार पर आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। एक अच्छे टेबल में कौन कौन से गुण होने चाहिए एक तरीके से। तो देखो, सबसे पहला, टाइटल शुड बी एज पर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्टडी। देखो, इट्स ऑब्वियस, जो टाइटल हम हमारे टेबल का रख रहे हैं वो हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। बिना ऑब्जेक्टिव से मेल खाता हुआ टाइटल तो हम रख ही नहीं सकते। जैसे इन्फॉर्मेशन हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की देनी है, टाइटल हम फूड ग्रेन्स का दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स फूड ग्रेन थोड़ी ना है। तो इसका मतलब कि टाइटल जो है वो हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड होना चाहिए, कि हमारे मेन गोल, मेन एम को शो करने वाला, डिपिक्ट करने वाला होना चाहिए। प्लस अब इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि जब आप टेबल बनाओ तो आपने जो टाइटल शो करना है वो एट दी टॉप होना चाहिए और सेंटर में, यानी कि मिडल अलाइनमेंट होनी चाहिए। अगर आप वर्ड का यूज करते हो, एमएस वर्ड का यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि अलाइनमेंट्स होती हैं उसमें। लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है, मिडल अलाइनमेंट होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि टाइटल जो है उसे सेंटर में लिखना है। लाइक अगर इतनी ही स्पेस है तो जो टाइटल है उसे सेंटर में लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, हमारे पास जो सेकंड फीचर है वो कौन सा है? इट शुड बी केपेबल ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना कर पाना, कि हम कंपेयर कर पाए। तो द डेटा शुड बी अरेंज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स in such a way that it should be capable of being compared। चाहे हम रोज की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग मतलब स्टब्स जो हमने बनाए हैं, या जो अलग अलग कैप्शंस हमने बनाए हैं। अब स्टब्स और कैप्शंस क्या हैं, उसके लिए आपको लास्ट वीडियो जरूर क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जब हमारा डेटा इस तरीके का है या हमारी स्टडी इस तरीके की है कि हमने कंपेयर भी करना है। जैसे मान लो, जो मैंने आपको लास्ट कंपोनेंट दिया था उसमें मैंने एग्जाम्पल क्या समझाई थी आपको, टेबल का जो कंपोनेंट समझाया था, फूड ग्रेन से रिलेटेड एग्जाम्पल दी थी ना। लेट्स सपोज कि यहाँ पर राइस है, वीट है, और यहाँ पर जो राइस और वीट की प्रोडक्शन के बारे में जिक्र है, मान लो वो 2011, 2012, 2013 इस तरह से है। तो देखो, हम क्या कर पा रहे हैं, हम इस तरह से अरेंजमेंट हमने की है कि हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। एक तो राइस की ही 2011 में कितनी प्रोडक्शन थी, 2012 में कितनी प्रोडक्शन थी, 2013 में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं।
कि क्या राइस की प्रोडक्शन में कोई चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि राइस और वीट की पैदावार में, प्रोडक्शन में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि किसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हम इस तरह से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारा डेटा इस तरह से अरेंज्ड होगा कि जिन्हें हमने कंपैरिजन करना है हम उन्हें नजदीक रखें। ऐसा नहीं है कि एक पेज पर मैंने यहाँ राइस को रखा है और वीट के साथ अगर कंपैरिजन करनी है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फूड ग्रेन जो है वो वीट है राइस के बाद, अगर या वीट के बाद राइस है, तो इसे अगर मैं 10th नंबर ऑफ पेज पर ले जाऊं, मान लो मेरी स्टडी इतनी है कि मैंने राइस यहाँ पर लिखा है और वीट जो है 10th की बजाय भी मान लो 2nd पेज पर अगर मैं ले गई, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा ना, मुझे बार बार पेज पलट कर देखना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं दोनों को साथ में ही रखूं। तो यहाँ पर आपको यही बात बताई गई है कि डेटा को इस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, और हमारी डेटा में अरेंजमेंट इस तरह से ही होनी चाहिए। हमारे टेबल में रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अपने डेटा को इस तरह से ही अरेंज किया जाना चाहिए कि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, द फैक्ट्स एंड द फिगर्स विच आर टू बी गिवन स्पेशल एम्फेसिस शुड बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स और डिजिट्स इन द फर्स्ट रो एंड द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। जैसे मैं आपको वो कंपोनेंट शो करूंगी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शो किया था। देखिए, ये कंपोनेंट था। मैं अब आपको इस पॉइंट में ये समझाना चाह रही हूं कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो हम इस बात की बात कर रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर और टॉप मोस्ट सबसे ऊपर शो किया जाना चाहिए उन चीजों को, उन आइटम्स को, उन फैक्ट्स और फिगर्स को जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिन पर हमें ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, जिन पर हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में राइस और वीट हमारे लिए दो मेन फूड ग्रेन्स हैं, तो इसलिए हमने इन्हें लेफ्ट मोस्ट साइड पर और सबसे टॉप पर लिखा है। जरूरत पड़े तो हमारे कुछ अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को बोल्ड लेटर्स में भी लिखने की जरूरत पड़े या हाईलाइट करने की जरूरत पड़े तो जरूर ऐसे करना चाहिए, ताकि ग्लैंस, एक नजर डालने पर ही पढ़ने वाले को पता चल जाए कि हम कौन सी मेन इंफॉर्मेशन उसे सप्लाई करना चाहते हैं। अब देखो ये 4th पॉइंट, साइज ऑफ द टेबल शुड बी आइडल, मतलब जो टेबल है उसका आकार बिल्कुल सही होना चाहिए। आदर्श साइज होना चाहिए, मतलब आकार जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ना तो टेबल बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही टेबल बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो हमें पता कैसे चले कि हम कितने रोज और कितने कॉलम्स बनाएं? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी सहूलियत के लिए एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक प्रॉपर फेयर टेबल तैयार करना चाहिए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर शुड बी प्रॉपर स्टब्स। अब स्टब्स क्या थे? जो रोज की हेडिंग थी। जैसे मैंने अभी जो आपको कंपोनेंट शो किया था, जिसे आप रिवाइंड कर भी देख सकते हो, कि मैंने फूड ग्रेन नाम की हेडिंग दी थी जहां मैंने राइस और वीट और अदर लिखे हुए थे। तो देयर शुड बी प्रॉपर स्टब्स। स्टब्स जो हैं, हेडिंग्स जो हैं, रो की हेडिंग्स जो देनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वही जो आइटम आप शो कर रहे हो उसके साथ मैच करते हुए होनी चाहिए। एंड स्टब एंट्रीज इन दी टेबल। अब स्टब एंट्रीज कौन सी थी? जो राइस, वीट और अदर्स लिखा हुआ था। तो सिंपल सी बात यह है कि आप जिस बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाह रहे हो, तो अगर हमने जैसे पहले ये कह दिया था कि हमारा जो टाइटल है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे जो स्टब्स और स्टब एंट्रीज में हम डिफरेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एक तरीके से शो कर रहे हैं, तो वो स्टब और स्टब एंट्रीज भी हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्रॉपर ही होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो उन्हें भी हम अगर हाईलाइट करने की जरूरत है या बोल्ड लेटर्स में शो करने की जरूरत है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल में, वो है इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल। कई बार होता है ना कि हम डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते, हमें मिल नहीं पाता। तो अगर किसी आइटम के रिगार्डिंग हमें डेटा अवेलेबल नहीं है
तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए ना कई बार n.a. लिखा हुआ होता है, तो क्या मार्क कर देना चाहिए, या तो n.a. लिख देना चाहिए, मतलब नॉट अवेलेबल है, या नॉट एप्लीकेबल भी कई बार होता है कि किसी किसी केसेस में, बिल्कुल इसी तरीके से, या हमें एक डैश लगा देना चाहिए। लेकिन जीरो कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो का मतलब तो है कि जीरो प्रोडक्टिविटी है या जीरो है डेटा, लेकिन जीरो तो है ही नहीं है, हमें तो वो मिला ही नहीं है, तो इसलिए नॉट अवेलेबल या डैश लगाना चाहिए, जीरो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हेडिंग्स में ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सिंगुलर नाउन का यूज करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ये एग्जांपल लिखी है, मान लो हम क्लास वाइज ये देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अब क्लासेस अलग अलग है ना, लेकिन जब हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है तो हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन का ही यूज करना है, प्लूरल का यूज नहीं करना। फिर से कहूंगी कि जहां तक हो सके तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो सिंगुलर नाउन में ही अगर हम व्यक्त कर सकें तो सिंगुलर नाउन में ही व्यक्त की जाए। जैसे हमने यहाँ पर क्लासेस नहीं यूज किया है, क्लास ही यूज किया है कि 10th क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और 12th क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, शॉर्ट फॉर्म्स, जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लाइक हम कई बार गवर्नमेंट लिख देते हैं शॉर्ट में इस तरह से, एक्सेट्रा वर्ड लिख देते हैं इस तरह से, तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, टेबल में इनका यूज नहीं किया जाना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब देखो बहुत ही अच्छी बात, आपने इस तरह का केस कई बार अपनी इंग्लिश की बुक्स में देखा भी है, होता है ना कि कई बार हम इंग्लिश का लेसन रीड आउट करते होते हैं, तो अगर कोई हार्ड वर्ड होता है तो वो पेज के एंड में हमें उसका मीनिंग दिया हुआ होता है, और कैसे पता चलता है हमें कि ये उस वर्ड का मीनिंग है, अगर आप ध्यान दो तो कई बार टेक्स्ट में ना ऊपर 1 या 2 इस तरीके से मार्क किया हुआ होता है। जैसे यहाँ आपको यही चीज बताई गई है कि फुटनोट। अब फुटनोट क्या था, फिर से मैं कहूंगी कि अगर आपने कॉम्पोनेंट पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि फुटनोट वो चीज है जिसे हम टेबल के एंड में नीचे शो करते हैं, जिसमें हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे अदर्स के केस में हमने दी थी, जो एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो शो की थी उसमें थी ना, अभी भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि इस वीडियो में भी मैंने उस एग्जाम्पल को शो किया है। फुटनोट इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है फुटनोट देने की तो इट शुड बी मेंशन्ड अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे, टेबल जब खत्म हो जाता है, जब हमारी वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स की प्रेजेंटेशन के बाद में उसके एंड में हमने शो करना है, और स्टार लाइक मार्क्स का यूज किया जाना चाहिए टेबल में अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर आइटम जिसके रिगार्डिंग हम एडिशनल इंफॉर्मेशन फुटनोट में देना चाह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ द डेटा लाइक रुपीज, टन्स शुड बी यूज्ड along with the headings of the columns या should be mentioned along with the headings of the columns। देखो अगर आपने वो सेंट्रल टेंडेंसीज वाले चैप्टर भी अगर ध्यान से समझा है तो अगर आपको याद हो तो हमने अगर उस केस में सैलरी या जेब खर्च से रिलेटेड अगर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो जब मैं वो सीरीज बनाती थी तो मैं साइड में मतलब जेब खर्च या सैलरी लिख के रुपीज ऊपर ही लिख देती थी, हर एक आइटम के साथ तो नहीं मैं रुपीज लगाती थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने, फिर से मैं कहूंगी कि जो वो कंपोनेंट वाली एग्जांपल हमने देखी थी, जब हमने टोटल प्रोडक्शन शो की थी राइस, व्हीट और अदर्स वाली, तो वो टोटल प्रोडक्शन में मैंने ब्रैकेट में ही लिख दिया था ना इन लाख टन्स, सबके साथ तो नहीं लाख टन्स लिखा। तो इसका मतलब अगर हमारी यूनिट्स जो है, अगर हमारा डेटा जो है वो काफी बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ इस तरह से लाइक इन थाउजेंड्स है या इन लैक्स है, उसे हमने हेडिंग्स के साथ ही शो कर देना चाहिए, ताकि जो फिगर, न्यूमेरिकल फिगर हम
बीच में शो कर रहे हैं, सेल्स में शो कर रहे हैं, टेबल के मेन कंपोनेंट्स में, बॉडी ऑफ द टेबल में शो कर रहे हैं, उसे हम और ज्यादा कंसाइज कर शो कर सके, और ज्यादा ब्रीफ में शो कर सके। अब देखो बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट क्या है, टोटलिंग ऑफ द फिगर्स शुड बी मेंशन्ड इन दी टेबल। कोशिश की जानी चाहिए कि अगर आप टोटल शो कर सकते हो तो आपको टोटल शो किया जाना चाहिए। मैं फिर से कहूंगी कि रिवाइंड कीजिए, कंपोनेंट जरूर देखिए, मैंने भी उसमें टोटल का एक कॉलम जरूर बनाया था। अब देखिए, इफ पॉसिबल या इफ रिक्वायर्ड डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस और रेशोज। अगर पॉसिबल हो तो आपको डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए, या तो परसेंटेजेस, जैसे फिर से हम कहेंगे कि हमने कंपोनेंट में देखा था, हमने प्रोडक्शन के साथ इन परसेंटेज की फॉर्म का एक कॉलम बनाया था कि राइस की कितनी परसेंट है, व्हीट की कितनी परसेंट है, ये भी हमने बनाया था। तो अगर हो तो इस तरह से देखना चाहिए, देखने वाले को इस तरह से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। कई बार हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं ना, वो पॉइंट्स में होता है, डेसिमल्स में होता है। तो उस केस में क्या है, जैसे छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, राउंड ऑफ कर देना। तो क्या हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हैं या एक्चुअल वैल्यूज ही ले रहे हैं? अगर हम अपने डेटा में, अपने टेबल में, अगर हम अपने टेबल में जो डेटा ले रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट डेटा है, तो इस फैक्ट को भी हमें या तो हेडिंग में या फुटनोट में डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमने कितना अप्रोक्सीमेटली लिया है, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये ऑन एन एवरेज वाला कंसेप्ट या जो भी हमें डेटा बताया गया है वो कितना एक्यूरेट है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ डेटा शुड बी मेंशन्ड इन दी टेबल। ये कंपोनेंट का एक भाग था, आपको बताया गया था कि सोर्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने ये डेटा कहाँ से लिया है। तो सोर्स स्रोत बताना कि ये टेबल के जो फैक्ट्स और फिगर्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये जरूर मेंशन किया जाना चाहिए। जैसे आपको कई बार अगर मैं अकाउंट्स के केस में कहूंगी, या वैसे तो इसमें भी मैंने एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हैं आपको इकोनॉमिक्स में भी, तो अगर हमने स्टैट में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे तो मैं आपको बताती थी ना कि मैंने कौन सी बुक ली है, पेज नंबर कौन सा है, तो सोर्स आपको मैंने बोलकर एक बार बताया है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है कि टेबल के एंड में जैसे फुटनोट हम शो करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सोर्स ऑफ डेटा भी जरूर शो होना चाहिए। लास्ट जो गुड फीचर है वो है कि एक टेबल बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से समझ में आने वाला होना चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी सेल शुड बी प्रॉपरली रूल्ड। हर एक बॉडी ऑफ द टेबल में जो आप सेल्स आपने बनाए हैं उन्हें प्रॉपर रूलिंग की जानी चाहिए। अब देखो रूलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर रूल किसी पर हुक्म जताने वाला रूल नहीं है। यहाँ पर रूल का मतलब है, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, तो हम हमारे स्केल को, जिससे हम ये लाइंस लगाते हैं, स्ट्रेट लाइंस, उसे रूलर भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात इस तरीके की जा रही है कि जब आप टेबल बनाओ तो अच्छी तरीके से रूलिंग की जानी चाहिए, लाइंस वगैरह अच्छे से लगाई जानी चाहिए, ताकि वो अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। जैसे मैं फिर से एक बार एंड में अब आपको कंपोनेंट वाली वो एग्जांपल शो करूंगी। जैसे ये देखो, जैसे मैंने ये टेबल अगर बनाया था तो देखो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइंस का यूज करते हुए, रूलर का यूज करते हुए अलग अलग तरीके से अलग अलग रोज या कॉलम्स जो हैं वो शो किए हैं, और ताकि देखने वाले को आसानी से समझ में आए कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये टोटल वाली रो है, यहाँ जो मेंशन किए गए हैं ये राइस, व्हीट और अदर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो प्रेजेंट टेबल होना चाहिए, और एक तरीके से उसके हर एक कंपोनेंट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर टेबल प्रेजेंट किया गया होगा तो जो यूजर है उस टेबल का, उसे आसानी से इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये सेशन रहा, जिसमें बहुत ही आसानी से हमने समझा है कि कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स थे टेबल के,
वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा। सो सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।